स्वागत है दोस्तों, यूट्यूब चैनल है मेरे आपका और मैं हूँ राजकुमार। और आज हम डिस्कस करेंगे कावेरी नदी जल विवाद। देखिए, ये कावेरी नदी जल विवाद है क्या, कब से शुरू हुआ और इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल है, सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट है, अभी न्यूज़ में क्यों रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, सबको सीक्वेंस वाइज हम जानेंगे कि क्या हुआ है। देखिए, कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के ताल कावेरी से निकलती है, जो कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और वहाँ से निकलती है और ये तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, उस समय जब ये विवाद शुरू हुआ था, उस समय ये कर्नाटक नहीं था, उस समय इसको बोला जाता था प्रिंस ऑफ मैसूर, जबकि तमिलनाडु को बोला जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। ये आज़ादी के बाद ये तो बना कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये विवाद शुरू हुआ 1892 में, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी ने ये आरोप लगाया प्रिंस ऑफ मैसूर पे कि देखिए भाई, इन्होंने पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या पानी को इन्होंने रोक रहा है, जितना पानी मुझे मिलना चाहिए वो पानी मिल नहीं रहा है ना। लेकिन ये बात चलता रहा 1892 से। फिर उसके बाद 1916 में एक प्रिंस ऑफ मैसूर ने एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिशर्स को कि मैं एक डैम बनाना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने परमिशन नहीं दिया। फिर तमिलनाडु का यानी मद्रास प्रेसिडेंसी का ये आरोप रहा कि मैसूर प्रेसिडेंसी मुझे पानी नहीं दे रहा है। तब तक समय बीतता गया। 1924 में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था, तो बीच में ब्रिटिशर्स को मीडिएशन के लिए आना पड़ा। 1924 में एक समझौता हुआ, कावेरी नदी जल विवाद। ब्रिटिशर्स इसमें बीच में आए, इन्होंने समझौता किया। इस कावेरी नदी जल विवाद के अनुसार ब्रिटिशर्स ने कहा, उन्होंने पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको उन्होंने बांट दिया। बांट ऐसे दिया जैसे कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, 75% पानी तमिलनाडु को मिलेगा, ठीक है, यानी मद्रास और प्रेसिडेंसी को, आप समझ लेना इसको। तो 75% पानी जो है तमिलनाडु और पांडिचेरी को मिलेगा, जबकि 23% जो पानी है वो कर्नाटक को मिलेगा और 2% जो पानी है वो केरल को मिलेगा। अब देखो, इसमें 4 राज्य क्यों आ गए? क्योंकि देखो, नदियाँ अफवाह क्षेत्र होता है, तो नदियाँ अफवाह क्षेत्रों में मेन क्षेत्र में तो ये हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन नदियाँ अफवाह क्षेत्र में कहीं ना कहीं पांडुचेरी और केरल भी आ जाते हैं। नदी अफवाह क्षेत्र का मतलब ये होता है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि कोई भी मेन रिवर होता है, उसके ट्रिब्यूटरी जो अन्य रिवर्स होते हैं, तो उसके आसपास के जो एरिया होते हैं उसे नदी अफवाह क्षेत्र बोला जाता है। जो इसके एरिया में ये पांडिचेरी और केरल आ जाते हैं, इसलिए इन चारों के बीच इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट है। तो चारों के बीच ब्रिटिशर्स ने 1924 में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कर दिया। फिर ये, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 50 साल के लिए हुआ था, यानी 1924 में हुआ तो 1974 में ये पूरा हो जाएगा। तो 1974 फिर आया। 1974 आया तो तमिलनाडु ने बोला कि भैया अब तो 1974 आ गया, 50 साल इसके पूरे हो गए, आप रिन्यूअल करो इसको। कर्नाटक को बोला, लेकिन कर्नाटक नहीं सुन रहा था, है ना। फिर 1986 में, 1974 से बात चलती रही। 1986 में तमिलनाडु ने कहा कि कर्नाटक को कि भैया आप पानी रिलीज़ करो मुझे, आप पानी जितना देना चाहिए उतना आप दे नहीं रहे हो जितना ब्रिटिशर्स ने कहा था 75%। बात नहीं सुनी गई उनके। 1986 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया, तमिलनाडु ने। 1986 में जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने इनकी 2 मांगे थी। मांगे ये थी कि भैया मेरी पानी की जो लेवल है वो कर्नाटक मुझे दे नहीं रहा है, और दूसरी बात है उन्होंने ये मांग की थी कि आप एक ट्रिब्यूनल का क्यों नहीं गठन कर देते हो, जो डिसाइड करे हो किसको कितना पानी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु ने कहा। तो उस समय बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है, पानी आप ऐसा करो, जहाँ तक पानी की बात है तो आप खुद बैठ के डिसाइड कर लो, और जहाँ तक ट्रिब्यूनल की बात है तो मैं एक डिसीजन देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। तो उसने जस्टिस तोष मुखर्जी की अध्यक्षता में 1990 में, 86 में तमिलनाडु ने किया था, तो ये 4 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जिसका नाम है जस्टिस तोष मुखर्जी। इसको आप याद रखना, क्योंकि ये कावेरी नदी जल विवाद से ये रिलेटेड है, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे। तो जस्टिस तोष मुखर्जी ने कहा, उन्होंने भी ये कहा कि आप
देखो, मुझे तो डिसीजन देने में ऐसा तो नहीं है कि आज का आज मैं डिसीजन दे दूंगा पानी का क्या लेवल है, नहीं है, क्या डिस्ट्रेस है पानी का। इसको डिसीजन करने में मुझे कम से कम 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं। तो आप ऐसा करो कि आप खुद बैठ के समझ लो कि पानी का क्या तब तक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद मेरा जब डिसीजन आएगा तो उस समय इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बात, उनका डिसीजन तो अभी आया नहीं, ये बात चलता रहा 1998 में क्या हुआ कि कावेरी रिवर अथॉरिटी का निर्माण हुआ। 1998 में, चूँकि 1990 में ये गठन किया गया था ट्रिब्यूनल का, 1998 में कावेरी नदी अथॉरिटी का निर्माण हुआ। और ध्यान रखिएगा, इसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री को बनाया गया, ठीक है, उस समय जो भी पीएम होते थे। और इसमें 4 अन्य भी लोग थे जो 4 स्टेट के सीएम थे, यानी तमिलनाडु का, कर्नाटक का, पांडिचेरी का और केरल का, यानी 5 सदस्य वाली ये बनाया गया। तो ये उन्होंने कहा कि देखो, ये इसलिए बनाया गया था, कावेरी जो रिवर अथॉरिटी है 1998 में, क्योंकि इन ट्रिब्यूनल के जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि जो ट्रिब्यूनल गठन किया गया था 1990 में, तो बोला कि भैया ट्रिब्यूनल का तो टाइम आ जाएगा, तब कैसे होगा, तब तक वही कावेरी रिवर अथॉरिटी बनाया गया, क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है तब तक जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये चीज़ चलता रहा, विवाद तो चलता ही रहा, लेकिन तब तक ये जो ट्रिब्यूनल है उसकी वर्डिक्ट आ गई 2007 में, ठीक है, जो जस्टिस तोष मुखर्जी की अध्यक्षता वाली थी। 2007 में जब ये वर्डिक्ट आ गई तो उन्होंने 2 वर्डिक्ट मुख्य दिए। पहला वर्डिक्ट तो ये दिए कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, पानी का जो लेवल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तमिलनाडु इतना लेगा, ये जानने की ज़रूरत नहीं है कौन कितना लेगा, बस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि तमिलनाडु को इतना मिलेगा पानी, कर्नाटक को इतना मिलेगा, केरल को इतना मिलेगा, पांडिचेरी को इतना मिलेगा। लेकिन दूसरी जो पॉइंट है, उन्होंने ये बात कहा कि देखो भाई, ये तो हो गई, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर सूखा आता है तो इसमें आप डिसाइड कर लेना कि कर्नाटक डिसाइड करेगा या आप खुद मिलकर डिसाइड कर लेना कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए। डिट्रेस आ रहा है तो उसमें कितना किसको पानी मिलना चाहिए, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। तो तमिलनाडु ने ब्लेम लगाया कि 2, 4, 5 साल बाद इन्होंने ब्लेम लगाया कि देखो भाई, कर्नाटक तो पानी दे नहीं रहा है मुझे, कभी कह दे रहा है सूखा है, कभी कह दे रहा है डिट्रेस है, कभी कह रहा है यार पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है, तो कभी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पानी जो मुझे नुकसान हो रहा है। तो भैया आखिर ये डिसाइड कौन करेगा कि पानी कितना मुझे मिलना चाहिए, कब सूखा आया, कब बाढ़ आया। ये दूसरी जो पॉइंट है कि आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। तो ये बात तो उलझाने वाली बात हो गई ये ट्रिब्यूनल की, और इसी बात पे झगड़ा तब तक चलता रहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बात काफ़ी हद तक तमिलनाडु के लोगों को घर कर गई और वहाँ के किसानों को, चूँकि पूरे वो डिपेंड हो गए थे कावेरी नदी के वाटर पे, जो वहाँ के किसान थे। फिर उन्होंने 2007 के बाद जो तमिलनाडु के फार्मर एसोसिएशन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए कि देखो भैया, पानी का जो लेवल ट्रिब्यूनल द्वारा जो दिया गया था वो तो यार सही नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात है, क्या डिट्रेस है, कब सूखा आया, कब बाढ़ आया, ये डिसाइड कौन करेगा। तो ऐसा आप क्यों नहीं करते, एक नदी मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना कर देते, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1918 में एक नदी जल बोर्ड की स्थापना हो गई, नदी मैनेजमेंट जल बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट ने एक स्थापना करवा दी, ठीक है। लेकिन उसका वर्डिक्ट अभी आया नहीं था, तब तक इन लोगों की अभी झगड़े चल ही रहा था, ठीक है। अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, ये कहा तो कि देखो भाई, जो पानी का लेवल था 1924 में जो ब्रिटिशर्स करवाए थे, तो उसमें तमिलनाडु का बताए थे कि पानी का लेवल 75% था पांडिचेरी का। तो इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, कर्नाटक के जो पानी का लेवल था उसको बढ़ा दिया और तमिलनाडु के पानी के लेवल को कम कर दिया, अभी जो वर्डिक्ट आया था 4-5 दिन पहले। तो उस दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप ये इसके खिलाफ अब 15 साल तक
अब जो नदी मैनेजमेंट जो बोर्ड है उसकी बातों को आपको मानना पड़ेगा, जो भी गाइडलाइंस देंगे। ठीक है, ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अब आप 15 साल तक आप इस नदी के या इस नदी जल विवाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। आपको नदी मैनेजमेंट बोर्ड को या बोर्ड की बात को मानना ही पड़ेगा, दोनों राज्यों को, जो उनके द्वारा गाइडलाइंस दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये 3-4 जो पॉइंट है। लेकिन एक और तमिलनाडु के द्वारा ब्लेम लगाया जा रहा है अभी हाल ही में। ये तो बात अभी की हो गई, लेकिन तमिलनाडु के जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं उनके द्वारा ब्लेम ये लगाया जा रहा है कि देखो भाई, ये नदी जो जल मैनेजमेंट बोर्ड है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कैसे आ गई। ये तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गई तो सेंट्रल जो है अपने अनुसार से ये स्टिमुलेट करेंगे, ये कैसे होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पहले जो मैं बताया था कि 1998 में जो कावेरी नदी जो अथॉरिटी बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री होते थे और 4 चीफ मिनिस्टर होते थे, तो ये भी एक पहले जो मंत्रालय हुआ करता था उसका नाम था वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये कावेरी नदी अथॉरिटी उसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आए तो इन्होंने एक अलग एक मिनिस्ट्री की निर्माण कर दी जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। इसमें 2 मिनिस्ट्री को इंक्लूड करके बनाया गया है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पहले भी आता था, ये नदी जल मैनेजमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और अभी भी ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही है। ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है और इसको शामिल कर दिया गया, बस मिनिस्ट्री को चेंज किया गया है। क्योंकि हमेशा से वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती थी, लेकिन जब से मोदी ने जो जल शक्ति मंत्रालय आया है तो अपने आप ही ये जल मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसके अंतर्गत आ गई। तो तमिलनाडु के लोगों को ये बात माननी चाहिए, समझनी चाहिए वहाँ के पॉलिटिशियन को, कि इस पे आवाज़ ना उठाया जाए और जो वाटर मैनेजमेंट बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाए और उसको माना जाए, क्योंकि 15 साल तक ऐसे भी आप अपील नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। क्योंकि मैं पूरा सीक्वेंस वाइज बताया हूँ, इसको आप ध्यान से अगर सुने होगे तो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर डिस्कशन।